हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि है म्यूचुअल फंड बेसिकली दो कैटेगरी के आते हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक है डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इक्विटी मतलब जो शेयर्स या स्टॉक्स होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का स्टॉक को खरीदती है, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंडर आती है। और जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी का बॉन्ड्स डिबेंचर हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है, उसको डेट म्यूचुअल फंड बोला जाता है। तो होप आप इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड क्लियर है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी बहुत सारे कैटेगरी आता है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ELSS एंड इंडेक्स फंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टॉप 100 कंपनीज़ है, उस पर जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करती है, उसको लार्ज म्यूचुअल फंड बोला जाता है। तो लार्ज म्यूचुअल फंड क्या है कि आपको पता चला कि इस पे टॉप 100 कंपनीज़ है, जिसके अंदर आप ये 10 कंपनीज देख सकते हैं। ओवर अ होराइजन ऑफ 5 ईयर्स मैंने लिया है, जिसके अंदर आपको देखेगा कि बहुत सारे मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पे 40% से शुरू करके 500% तक रिटर्न मिला है। तो आप बोलेंगे कि क्यों ना हम डायरेक्टली जाके उस स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर दें, क्यों हम डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली एक म्यूचुअल फंड को हायर करें। तो लेट मी टेल यू दोस्तों, आप जाके इस कंपनी का कोई भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बट यहाँ पे ये है कि आपके पास यदि 500 to 1000 की सिर्फ आपके पास कैपेसिटी है मंथली, तो आप इसमें से कोई भी अच्छा कंपनी नहीं खरीद सकते। तो इससे होगा ये कि आप मान लीजिए एक या दो कंपनी भी खरीद लिए, हो सकता है आपको कुछ पता नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको इस पे भी लॉस हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आप ऑल टाइम हाई में खरीदेंगे, फिर एक महीने के बाद वो एक स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, आप पैनिक में जाएंगे। तो क्यों ना आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके इस पे बहुत सारे कंपनीज में एट ए टाइप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी की है, जो रिटर्न देना है वो भी म्यूचुअल फंड कंपनी का है, कब कौन सी स्टॉक बाई करना है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के है, कब कौन सा स्टॉक सेल करना है वो भी म्यूचुअल फंड के है। अल्टीमेटली सारे जो चीज़ है वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए मैनेज करेगी, चाहे आपका 500 रुपीज़ हो, चाहे आपका 50,000 रुपीज़ हो। आपको पता है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं, बट आपको यदि पता नहीं है तो बेहतर है आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ ही जाए। तो आप समझ गए होंगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो चलिए, अभी इसके तो रिस्क जो है वो अलग अलग हो गया। अभी इस पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, हमारे लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, लेट मी टेल यू, जो भी आपका गोल है, चाहे आपका डॉटर्स का मैरिज हो, चाहे बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे आपका अच्छा घर लेना हो, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी हो, या चाहे आपका फॉरेन ट्रिप हो, जो भी आपका गोल है, उसके हिसाब से मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में, जो भी ऐप स्टोर है, वहाँ पे जाके एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा क्यों करना है कि SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी गोल है तो उस पर आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए ही कमाने हो, तो 1 करोड़ रुपए को आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड टाइम, यानी कि आप आपका टाइम होराइजन को बढ़ा लीजिए या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाइए। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं 10 साल या 15 साल या 20 साल आपको कितने साल लगता है एक करोड़पति बनने के लिए, और कितनी अमाउंट उसके लिए पे करना है। तो आप किसी भी टाइप का, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही उसको प्लान आउट करें और उस पर भरोसा करें और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो म्यूचुअल फंड वैसे भी रिस्की नहीं है, और जो भी रिस्क है वो म्यूचुअल फंड कंपनी का है। लेट मी टेल यू कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एटलीस्ट आपको 15% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि रिस्क फ्री भी है। बट
मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि यदि आपको 1 साल से कम की ड्यूरेशन का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, वो ना करें। क्योंकि क्या है कि अभी मार्केट जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है। तो आप यदि 1 साल के लिए लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे मार्केट करेक्शन हो जाए या नीचे आए या साइड में चलते रहे, ना बढ़े ना घटे, तो आपको ये होगा कि आपको लॉसेस भी हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड हर वक्त एज इट इज़ लिंक्ड टू द इक्विटीज़, तो इसकी वजह से ये वोलेटाइल हो सकता है। बट आपका 5 साल के एटलीस्ट यदि हॉराइजन है तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे डिफरेंशिएट होना चाहिए और कैसे करना है। अब कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा पता हो तो बेहतर है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो मेरा जो पर्सनल चीज़ें हैं, मैं सोचता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि टॉप 10 कंपनीज़ जिसमें देख सकते हैं कि SBI का जिस पे होल्डिंग होगा वो कंपनी बहुत ही कम रिटर्न जनरेट कर सकती है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो इस पे स्टेक बहुत ज़्यादा होगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकती है। बट बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जिस भी स्टेक में होगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न होगा। तो म्यूचुअल फंड आप जैसे सैम्पल देख सकते हैं, आप आपकी पसंदीदा सेक्टर ले सकते हैं। सेक्टर मतलब कि आप IT सेक्टर में या बैंकिंग या फार्मा या कौन सी सेक्टर में आपको जो पसंद है उस पर ज़्यादा स्टेक है, आप उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड सब कंपनीज़ का अलग अलग आता है, सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अलग अलग आता है। तो जब भी आप प्रॉस्पेक्ट देखेंगे तो आपको सेक्टर एलोकेशन दिखेगा। सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से आप जाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स्ड हो। एंड उसके अलावा आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक कुछ कंपनीज़ है जिस पे आप ज़्यादा एलोकेशन रखना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड में उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टेक कितना है। तो जितना ज़्यादा होगा आप उसको बाय करेंगे, जिससे आपको भी खुशी होगी कि वो बढ़ा तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आप लो रिस्क में भी कैसे कमा सकते हैं वो देख लिए। और इस पे आपने ये भी सैंपल देखा कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर कितने सारे कंपनीज होती है। तो ये मार्केट गिरे या बढ़े इससे कोई मतलब नहीं, बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती रहेगी। अभी इस पे लमसम करना चाहिए या SIP करना चाहिए। लमसम क्या होता है कि लमसम मान लीजिए कि मेरे पास अचानक से 10-15 हज़ार कहीं से आते हैं और मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पता है बट मैं इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों लमसम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि लमसम में क्या होता है कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट हर वक्त ऊपर नहीं जाएगा, कभी ना कभी तो वो करेक्ट होगा। तो जब करेक्ट होगा तो आपको वो मॉडरेट रिटर्न नहीं दे पाएगा। बट लमसम वहाँ पे फ़ायदा होता जहाँ पे एक टेम्पोररी गिरावट होता। मान लीजिए कि जैसे कोरोना हो गया, चाहे कहीं पे वॉर हो गया, या कुछ ऐसा नेगेटिव बड़ी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से मार्केट टेम्पोररीली डाउन हो जाए, तो वहाँ पे अभी सोचिए जिसने कोरोना के टाइम में सिर्फ उस पर थोड़ा सा रिस्क लेके, मतलब मार्केट जब गिर रहा था, सबको पता है कि दुनिया डूबने वाली है नहीं, तो वहाँ पे यदि जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उनको 80 to 100% इवन लार्ज कैप कंपनीज़ में फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मार्केट 42,000 से 25,000 तक चला गया था। तो वहाँ पे जिन्होंने में पैसा लगाया, आज देखिए 55,000 का सेंसेक्स है, जिसकी वजह से उनको मोर देन 100% भी फ़ायदा हो सकता है। अभी बात करते हैं SIP का। SIP मतलब होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि सिस्टमैटिक मतलब हर महीना आप एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करते हैं, जैसे कि 500 हो सकता है या 50,000 होता है। वो आपका रिस्क एपिटाइट एंड आपका इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो उसके हिसाब से हर महीना यदि आप एक इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे तो आपको ये होगा कि चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी मॉडरेट हो, इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि SIP या लमसम। अभी और कुछ चीज़ें पता हो कि तो और बेहतर है
कि इस पे एग्ज़िट लोड क्या है। कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट आज किया, आप चाहते हैं कि 4 महीने बाद वो निकाल ले, कुछ इमरजेंसी आ गई, आप चाहते हैं कि अचानक से उसको विड्रॉ करना पड़े। तो लेट मी टेल यू दोस्तों, 1 साल पहले यदि आप एग्ज़िट करते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, वहाँ पे आपको 1% एग्ज़िट लोड दे के आप निकल सकते हैं। मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड में यही है। तो ये है एग्ज़िट लोड। बट आप यदि 1 साल के बाद निकलते हैं तो आपको कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगी। और एक चीज़ है कि इसका एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, वो आपके लिए काम करती है और बहुत सारी चीज़ें फंड्स आपका एक्टिवली वो मैनेज करते हैं, इसलिए उनका जो चार्जेस है, जैसे मैंने बोला था, वो 1 to 2% होता है, वो कि वेरीज करती है। उस पर 0.5 to 1% उनका है एंड 1% डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस क्या है कि जैसे कि आपने एक म्यूचुअल फंड हाउसेस को जाके उसको बाई करते हैं, वो तो ठीक है, बट यदि मान लीजिए ब्रोकर के थ्रू किया तो वो ब्रोकर आपके लिए आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, फिर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है, फिर एसेट मैनेजमेंट रजिस्टर करके आपको कोरियर करती है। तो ये सारे चीज़ों पे जो खर्चा आता है, इसकी वजह से 1% का ट्रांजैक्शन चार्जेस आ सकती है। बट आप यदि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जो कि डायरेक्ट प्लान है, तो आपको वो ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेगी, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो आपका ड्रास्टिक डिफरेंट होगा और आपका शॉर्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट लॉन्ग टर्म में जैसे 10, 12 साल, 15 साल होगा तो वो 1% का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड बाय करें, वो प्रोस्पेक्ट में देखें कि वो म्यूचुअल फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो अभी आप इस पे भी आप देख सकते हैं। एंड उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है, इस पे ये है कि इस पे 2 टाइप का फंड आते हैं। एक आता है ओपन एंडेड, दूसरा आता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जब तक आप चाहे तब तक आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते जाइए। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट बंद करना है तो उसका 1 महीने पहले फंड हाउस को बता दीजिए कि इस म्यूचुअल फंड को स्टॉप करना है, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए स्टॉप कर देंगे। एंड क्लोज एंडेड जो है वो है कि आपने एक बार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वो 3 साल हो सकता है या 5 साल हो सकता है, वो लॉक इन हो सकता है। तो वो लॉक इन हो जाने की वजह से आप चाहे तो भी उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब अभी समझ गए होंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों करनी चाहिए और कितने अमाउंट डाल सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक में जाके वहाँ पे म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जिस भी बैंक में जाएंगे वो सिर्फ एंड सिर्फ उसी पर्टिकुलर बैंक का ही आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू एक ट्रेडिंग डिमार्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि कॉइन बाय जीरोधा का एप्लीकेशन है जिस पे म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसके अंडर आप जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी चेक कर सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म में सारे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन में जाते हैं कुछ चीज़ें बाय करने के लिए, तो उस चीज़ का प्राइस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पर क्या क्या आ सकती है, तो आप हर चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको वो बाई करना है या नहीं करना है। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन पे आप डायरेक्टली जाके आप बहुत सारे सेक्टर का, बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं, जिसको आपको ये एक नॉलेज मिलेगी कि आपको किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वहाँ पे दिखती है, इसीलिए ओवरऑल लॉन्ग होराइजन कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, वो आपको पता चल सकता है, जिससे आप देख के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। सो आप जीरोधा ले या फिर आप ग्रो ऐप में भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग अबाउट large mutual funds. Thank you so much for viewing this video. Kindly share and subscribe the channel. Thank you so much.